बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। मैं हूँ शहजाद वहीद और हम हस्ब आदत अपने लेक्चर का आगाज़ नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के साथ कर चुके हैं। यू नो स्टूडेंट्स वेरी वेल कि हमने अपने लेक्चर नंबर 1 में रीजनिंग ऑफ मेकिंग दिस किंगडम स्टडी किया था। इट वाज अ वेरी फर्स्ट पार्ट और फिर सेकेंड पार्ट में डिस्कस किया था व्हाट इज द बेसिकली हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ दिस फाइलम। और फिर उसके बाद हम लोगों ने दो इसकी टाइप्स पढ़ी थी, यू नो वेरी वेल। उनमें से एक था अमीबा और दूसरे को हमने पढ़ा था व्हाट, ज़ूफ्लैजिलेट्स। और आज हम लोग इन यूनिसेलुलर प्रोटोजोन्स की दो मजीद क्लासेस पढ़ने वाले हैं, जिनमें से एक का नाम है सिलिएट्स और एक का नाम है स्टूडेंट्स व्हाट, एक्टिनोपॉड्स एंड फोरामिनिफर्स। सो लेट्स मूव टू द व्हाइट बोर्ड। यस माय स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करने वाले हैं आज सिलिएट्स को। सो लेट्स स्टार्ट विद द हेडिंग ऑफ व्हाट सिलिएट्स। तो हमें सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना है कि इस वर्ड सीलिया का क्या मतलब है। तो स्टूडेंट्स इसके आंसर हैं दो। पहला मतलब ये है कि हम इसे कह सकते हैं आई लैशेस, राइट। आपको पता है कि ये हमारी आईलेड है और आईलेड के ऊपर देयर आर सर्टेन स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो बेसिकली डिफरेंट किस्म के डर्ट और डस्ट पार्टिकल्स को क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं और मेरी आंख की हिफाजत कर रहे हैं। हम उन्हें बोलते हैं आई लैशेस। इसके अलावा इसका मतलब टू कवर, यानी कि किसी चीज को कवर करना या हाइड करना, उसको उसकी छुपा देना, ये भी हमारे वर्ड सीलियम का मतलब होता है। यानी कि जिस ऑर्गेनिज्म की अब हम बात करेंगे उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर बहुत से हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे। यू नो वेरी वेल, मुझे इस बात का पता है, आपने ग्रेड 9-10 में इस एनिमल के बारे में पढ़ रखा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको ड्रॉ करें तो स्टूडेंट्स ये एनिमल कोई इस तरह का एनिमल है, इस शेप का, एंड यू नो वेरी वेल कि हम इसे स्लीपर शेप एनिमल बोलते हैं। और ये स्लीपर शेप एनिमल क्या कहलाता है, पैरामीशियम, पैरामीशियम। और ये भी आप लोग जानते हो कि इस पैरामीशियम की सरफेस पे हजारों की तादाद में क्या प्रेजेंट है, आई लैशेस लाइक स्ट्रक्चर्स, जिन्हें हम लोग नाम देते हैं सीलिया। और अगर आपने गौर किया हो तो मैंने इन सारे के सारे सीलिया की डायरेक्शन राइट हैंड की तरफ बनाई है, मींस इस तरफ को बनाई है। क्यों? कि ये वाला स्ट्रक्चर एनिमल का एंटीरियर पार्ट है। एंटीरियर का मतलब होता है स्टूडेंट्स आगे वाला, ये एनिमल का आगे वाला हिस्सा है। और ये वाला जो पॉइंट है जिस तरफ मैंने इन तमाम सीलिया की डायरेक्शन की हुई है, दिस इज कॉल्ड एज पोस्टीरियर एंड, ये उसका पीछे वाला हिस्सा है। और इसके ऊपर ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, इन्हें हम क्या नाम देते हैं, सीलिया। और इसका सिंगुलर कहलाता है सीलियम, राइट। तो ये हो गया सीलिया और सीलियम में डिफरेंस, राइट। तो ये हमने पहला पॉइंट ऑब्टेन कर लिया है, ग्रैब कर लिया आप लोगों ने कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड सीलिया। अब हम अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट रिगार्डिंग सीलिएट्स। तो वो क्या है, शेप। तो मैंने अमीबा की तरह से इसकी कोई भी शेप नहीं बना दी, इट हैज गॉट अ डेफिनेट शेप। और वो जो डेफिनेट शेप है, इट इज ड्यू टू अ स्ट्रक्चर दैट वाज लैकिंग इन अमीबा। मैंने कल भी इसका जिक्र किया था। यस यू आर राइट। हम बात कर रहे हैं पेलिकल के बारे में कि इस एनिमल के ऊपर एक पेलिकल की लेयर प्रेजेंट है और ये पेलिकल की लेयर इसे डेफिनेट शेप दे रही। इसी से मुराद है इट इज असाइनिंग और गिविंग शेप टू द ऑल मेंबर्स ऑफ व्हाट, सिलिएटा और सिलिएट्स। सो डेफिनेट शेप। लेकिन हम लोगों ने स्टूडेंट्स क्या किया, हम लोगों ने इस पर्टिकुलर पैरामीशियम का डायामीटर मेजर किया
और डायमीटर मेजर करने के बाद हमने एक ऐसी स्लिट प्रोड्यूस की जिसका डायमीटर इस पर्टिकुलर पैरामीशियम की बॉडी से थोड़ा छोटा था। तो इसने क्या किया, इसने अपने आप को वहां से स्क्वीज किया, फ्लेक्स किया अपनी बॉडी को और उसमें से गुजर गया। इट मींस कि ये पेलिकल क्या होती है, फ्लेक्सिबल। तो ये भी आपने माइंड में रखना है कि ऑल्दो इट इज गिविंग अ डेफिनेट शेप बट दिस पर्टिकुलर शेप इज फ्लेक्सिबल। ये अपने आप को चौड़ा कर सकता है, थोड़ा सा स्क्वीज कर सकता है, पतला कर सकता है और एज पर स्ट्रक्चर अपने आप को मूव कर सकता है। देन वी वांट टू मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, और वो नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स, लोकोमोशन। ये जो ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम लोग क्या बोल रहे हैं, सीलिएट्स, ये लोकोमोट करने के लिए, मीन टू से अपनी जगह विद रेस्पेक्ट टू एनवायरमेंट चेंज करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, यस, दीज हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। और इन हेयर लाइक फाइन स्ट्रक्चर्स को हम लोग नाम क्या देते हैं, यस, सीलिया, राइट। अब अपने क्या गौर करना है कि हम साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, हम एनिमल की खाल लेते हैं, हमें पता चलता है कि खाल के ऊपर बाल है, फिर हम लोग उस एक बाल को पकड़ते हैं तो पता चलता है कि बाल के ऊपर भी एक खाल थी, राइट। फिर हम उस खाल को उतारते हैं, उसके ऊपर हमें फिर बहुत से बाल नजर आते हैं। तो हम साइंटिस्ट लोग बाल की खाल और खाल के बाल उतारते रहते हैं जब तक कि हम उसके मैक्सिमम इंटीरियर तक नहीं पहुंच जाते। लेकिन ये बात जरूरी नहीं है कि हम पहुंच चुके हों, अभी भी ऐसा हो सकता है कि आइंदा आने वाले दौर में रिसर्च और आगे बढ़े और आने वाली नस्लें इससे भी आगे नॉलेज को लेकर चले। जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि देयर इज ऑलवेज अ सेमी कॉलन एट द एंड ऑफ एवरी रिसर्च, मींस टू बी कंटिन्यूड। तो हम बात ही करें, अगर मैं एक पर्टिकुलर इस सीलियम को काटूं तो मुझे ये पता चलेगा स्टूडेंट्स कि इसके अंदर बहुत ही फाइन से माइक्रोफिलामेंट्स अरेंज होते हैं और इनकी खास किस्म की अरेंजमेंट है जिसे हम लोग 9+2 अरेंजमेंट बोलते हैं, राइट। अब अगर मैं इस पर्टिकुलर सीलियम की इस अरेंजमेंट को ड्रॉ करूं तो मैंने यहाँ पे एक पेयर यहाँ ड्रॉ किया, एक, फिर दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ फॉर एग्जांपल, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, छठा यहाँ, सातवां यहाँ, आठवां यहाँ और नौवां यहाँ, फॉर एग्जांपल ये पेयर। इसी तरह का एक पेयर सेंटर में भी है। ये जो सेंटर वाला पेयर है ये एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस देता है टू 5 cilia on one side and 4 pair of cilia on the other side। यानी कि जब ये वाले 5 फिलामेंट्स कांटेक्ट करेंगे तो ये वाला सीलियम इस तरफ को बेंड होगा, राइट, और जब ये वाला कांटेक्ट करेंगे तो इस तरफ को बेंड होगा। यानी कि ये जो एक सीलियम है ये इटसेल्फ बेंड हो सकता है, मूव कर सकता है, और इसकी बेंडिंग और फ्लेक्शन की वजह से ही ये वाले ऑर्गेनिज्म किसी एक कश्ती की तरह से, बोट की तरह से रिवर्स भी मूव कर सकते हैं और फॉरवर्ड भी मूव कर सकते हैं, राइट। फॉरवर्ड भी मूव कर सकते हैं और रिवर्स भी मूव कर सकते हैं। यू नो वेरी वेल, अगर आपने कभी कश्ती चलाने के मुकाबले होते हुए देखे हो तो अगर हम इस तरह अपनी ओर्स को या चप्पों को मूव करेंगे तो बेसिकली मैं वाटर को पीछे धकेल रहा हूं तो माय बोट विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। लेकिन अगर मैं उनको रिवर्स मूव करना शुरू कर दूं तो नाउ वो सेम बोट रिवर्स डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगी। तो यही वाला केस स्टूडेंट्स इन सीलिया के साथ है कि ये सारे के सारे सीलिया एक कोऑर्डिनेटेड वे में, मींस आपस में मिल के चलेंगे, राइट। ईदर दे विल ensure the movement of the whole organism in forward direction or ensure the movement of the whole organism in the backward direction। ऐसा नहीं है कि आधे ये कहें कि हमने आगे चलना है और आधे ये कहें कि हमने पीछे चलना है, ऐसा नहीं है। They always work in tandem, मिलजुल के काम करते हैं, कोऑर्डिनेट वे में काम कर रहे होते हैं। तो ये स्टूडेंट्स क्या, लोकोमोशन। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि बहुत से ऐसे सीलिएट्स हमें नजर आए, समथिंग लाइक, आपको याद होगा मैंने एग्जांपल्स में लिखा था वर्टिसेला। अब ये जो वर्टिसेला जो ऑर्गेनिज्म है, अगर आप इसकी शक्ल को देखिए तो आपको नजर आएगा कि ये एक इस तरह कोई स्टॉक्ड ऑर्गेनिज्म है, उसकी एक प्रॉपर टहनी है, राइट, और ये किसी एक जगह से उसने अपने आप को एंकर किया हुआ है, गाड़ा हुआ है, और इसकी इस फनल के ऊपर आप लोगों को इस तरह के बेशबहा हजारों
क्या नजर आएंगी, सीआर नजर आएंगी, नॉट ओनली ओवर हियर बल्कि यहाँ पर भी। और इमेजिन ये करें स्टूडेंट्स कि ये सिर्फ एक सिंगल सेल है, इट इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। अब अगर ये यहाँ पे आराम सुकून से खड़ा है तो फिर फूड इसके पास कैसे आएगी? डेफिनेटली ये अपने आप की जॉल्टिंग कराएगा, ये अपने आप को मूव कराएगा टू एंड फ्रो, अप एंड डाउन, और जिसकी वजह से क्या होंगी स्टूडेंट्स? वाटर करंट्स प्रोड्यूस होगी, और उन वाटर करंट्स की वजह से जाहिर है फूड विल कम टू इट, इसके पास आएगी, और उसके बाद इट विल बी मेड अवेलेबल टू इट, राइट। तो फूड गेन करने के दो तरीके हो गए। ये पहला तरीका तो ये हो गया कि बीइंग अ मोबाइल ऑर्गेनिज्म, हम फूड के पास खुद चलकर जाएं। बीइंग सेसाइल, सेसाइल का मतलब है कि हम एक जगह एंकर्ड हैं, खड़े हैं, हम मूव नहीं कर रहे, उसे हम बोलते हैं सेसाइल। समथिंग जैसे कि मैं अब एक ही जगह पे खड़ा हूं, अब मैं क्या करूंगा? मैं अपनी बाजुओं को झूलूंगा, और उसके रिजल्ट में क्या होगा कि जो एयर करंट्स है वो प्रोड्यूस होगी। सेम ये प्रोड्यूस करते हैं वाटर करंट्स, और फिर जो फूड है वो इनके पास आएगी, उसको ट्रैप कर लेंगे। तो ये हम लोगों ने नेक्स्ट पॉइंट भी साथ स्टडी कर लिया, जिसे हम नाम के देते हैं व्हाट स्टूडेंट्स? न्यूट्रिशन, राइट। न्यूट्रिशन होता है कि हम फूड कैसे गेन कर सकते हैं। अगली बात, आप लोगों की बुक का अब शुरू हो जाएगा नेक्स्ट पेज, राइट। उस नेक्स्ट पेज में आपको सबसे टॉप पे जो टॉपिक लिखा हुआ नजर आएगा उसका नाम है स्टूडेंट्स व्हाट? एक्सक्रीशन, यानी कि अब हम एनिमल की एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ रहे हैं। अब एक्सक्रीशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है इस ऑर्गेनिज्म की वो ये है स्टूडेंट्स, सर आप बात को गौर से सुनिएगा। इस ऑर्गेनिज्म की प्रॉब्लम ये है कि ये फ्रेश वाटर में रहता है। इसका मतलब ये होगा कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इज हायर आउटसाइड देन इनसाइड। मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए कि यहां पे वाटर का कंटेंट ज्यादा है, राइट, और यहां पे वाटर की कॉन्सेंट्रेशन स्टूडेंट्स क्या है? कम। तो वाटर हमेशा क्या करेगा? वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में मूव करेगा। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि इसकी प्रॉब्लम है रैपिड इनफ्लक्स ऑफ वाटर, यानी कि बहुत तेजी से पानी मुसलसल इसकी बॉडी में दाखिल हो रहा है। इससे मैं इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश में क्या वर्ड यूज कर रहा हूं? रैपिड इनफ्लक्स ऑफ वाटर। लिख देता हूं आप लोगों के लिए, दिस इज कॉल्ड एज रैपिड इनफ्लक्स ऑफ वाटर, यानी कि वाटर बहुत तेजी से दाखिल होगा। इनफ्लक्स भी दाखिल हो जाना इनटू द बॉडी ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म। तो इसका मतलब यह कि इसकी प्रॉब्लम है पानी का ज्यादा बॉडी में आ जाना। तो सोल्यूशन क्या है? एक्सेसिव वाटर से निजात हासिल कर लेना, टू गेट रिड ऑफ एक्सेसिव वाटर। और इस पर्पज के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसे दे रखा है एक खास एक्सक्रीटरी ऑर्गन, और उस खास एक्सक्रीटरी ऑर्गन को हम नाम देते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अब स्टूडेंट्स चूंकि ये रेगुलेट कर रहा है वाटर को, तो मैं इसे एक और नाम भी दे सकता हूं। वो क्या है स्टूडेंट्स? कि ये इसका ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन भी है। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है कि हम लोग वाटर कंटेंट रेगुलेट कर रहे हैं। ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन है। इसके अंदर एक सेंट्रल यू कैन से के स्टोरेज जोन है, जिसके साथ बहुत सी ऐसी ट्यूब्स अटैच होती हैं जो साइडों से एक्सेसिव वाटर को इकट्ठा करती रहती हैं और उसे फाइनली इस पर्टिकुलर सेंट्रल जोन में डाल देती। जब ये सेंट्रल वाला सैक मुकम्मल तौर पर एक्सेसिव पानी से भर जाता है, तो ये अपना लिंक इनसाइड वाली ट्यूब से ब्रेक करके यहां से मूव करके आएगा। कहां पे? समवेयर हियर, यहां पे अटैच करेगा। देन इट विल मेक अ पोर, यहां पे छोटा सा एक पोर बनाएगा और उस पर्टिकुलर वेस्ट प्रोडक्ट को, मींस वाटर को, बॉडी में से बाहर निकाल देगा। तो ये है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इट्स व्हाट? एक्सक्रीशन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स? कि वी वांट टू डिस्कस अबाउट द न्यूक्लियाई ऑफ दिस वेरी ऑर्गेनिज्म। बहुत कम ऐसा देखने को आता है कि एक ऑर्गेनिज्म के पास दो न्यूक्लियस हो और इन्होंने डॉल कर ली हो। डॉल स्टैंड्स फॉर डिवीजन ऑफ लेबर, यानी कि हमने अपने काम को तकसीम कर लिया, राइट। आपका काम है स्टूडेंट्स क्या? पढ़ना, या आप अपना काम करते रहेंगे। हमारा काम क्या? पढ़ाना, हम आपको पढ़ाते रहेंगे, राइट। और जो टेलर है उसका क्या काम है? कपड़े सीना, वो अपना कपड़ा सीता रहेगा।
लॉयर का काम क्या है? इंसाफ देना, वो इंसाफ देता रहेगा। तो हमने जैसे सोसाइटी में अपने कामों को तकसीम कर लिया है, ऐसे ही इस ऑर्गेनिज्म ने डिफरेंट चीजों को डिफरेंट जॉब्स असाइन कर दी। जैसे व्हाट वाज द रोल ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल? टू गेट रिड ऑफ एक्सेसिव वाटर इन द बॉडी, राइट। जिस्म में जो एक्स्ट्रा वाटर आ रहा है उससे निजात हासिल करवाना, ये इसका काम है। तो देखते हैं कि अगर इसकी बॉडी में दो न्यूक्लियाई हैं, समथिंग लाइक इट, यहां पे अगर क्यों होते हैं स्टूडेंट्स, ये ऐसे और ऐसे, डेलिबरेटली मैंने दो न्यूक्लियस ड्रॉ किए, और एक को मैंने रेड और होलो ड्रॉ कर दिया है और दूसरे को मैंने ब्लैक और छोटा ड्रॉ कर दिया। ये जो मेरे पास बड़ा और रेड न्यूक्लियस है, इट हैज गॉट अ डेफिनेट जॉब ऑफ रेगुलेशन ऑफ सेलुलर मेटाबॉलिक रिएक्शन, यानी कि इसकी बॉडी में जितना भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसको कंट्रोल करने की जिम्मेदारी बड़े बंदे के पास है, और उसका नाम क्या है? मेगा न्यूक्लियस। व्हाट इज इट्स नेम? मेगा न्यूक्लियस। ये बड़ा न्यूक्लियस है। मेगा का मतलब होता है स्टूडेंट्स बड़ा, मेगा न्यूक्लियस। और उसके कंपैरिजन पे ये जो छोटा न्यूक्लियस है, we name it as what? माइक्रोन्यूक्लियस, राइट स्टूडेंट्स। इस माइक्रोन्यूक्लियस का काम ये है कि ये इस ऑर्गेनिज्म की रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करे, राइट। सो अब हम चल रहे हैं इस पॉइंट पर। नाउ वी वांट टू डिस्कस दिस पॉइंट, दैट इज द रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ दीज टाइनी क्रिएचर्स एंड मार्वल्स ऑफ गॉड। तो आंसर इसका ये स्टूडेंट्स कि ये पैरामीशियम दो तरीके से रिप्रोड्यूस करेगा। पैरामीशियम कैन रिप्रोड्यूस बाय मींस ऑफ टू वेज। उनमें से पहला वे है मेरे पास ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑर्गेनिज्म बेसिकली क्या कर रहा है? बाइनरी फिशन के प्रोसेस से गुजर रहा है। बाय का मतलब होता है टू, ये मैंने आपको पहले भी सिखाया था बैक्टीरिया वाले चैप्टर में, कि बाय का मतलब होता है टू, नरी का मतलब होता है बॉडी, और फिशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन। यानी कि अगर एक पैरामीशियम अपने आप को दो पैरामीशी में डिवाइड कर ले, तो इसका मतलब यह है कि उसने बाइनरी फिशन कर ली है, एंड इट इज अ काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अब हम चलते हैं सेकेंड पॉइंट की तरफ, जिसका नाम क्या है स्टूडेंट्स? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यू पीपल नो वेरी वेल कि वी आर इन नीड ऑफ एट लीस्ट टू ऑर्गेनिजम्स, टू इंडिविजुअल्स। यहां पे हमें दो पैरामीशियम की जरूरत है, राइट। और दोनों पैरामीशियम दे शुड बी ऑफ ओपोजिट मेटिंग टाइप, यानी कि उनकी जो मिलने की सलाहियत है वो क्या होनी चाहिए? ओपोजिट होनी चाहिए। जैसे कि हम कह सकते हैं वन ऑफ देम विल बिहेव एज मेल, अदर वन विल बिहेव एज फीमेल, राइट। तो हम इसे बोलते हैं MT पॉजिटिव, और दूसरा क्या है स्टूडेंट्स? MT मेटिंग टाइप व्हाट? नेगेटिव। ये वाले दो ऑपोजिट मेटिंग टाइप वाले ऑर्गेनिज्म जब आपस में एक दूसरे के करीब आएंगे, तो दे विल डेवलप अ ट्यूब, एंड दैट वाली ट्यूब इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेशन ट्यूब, राइट। ये फिगर आप देख सकते हैं। इस पर्टिकुलर फिगर में या फोटोग्राफ में आपको ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ अटैच नजर आते हैं थ्रू अ साइटोप्लाज्मिक ब्रिज ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ अ कॉन्जुगेशन ट्यूब। और उसके रिजल्ट में दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ क्या एक्सचेंज कर सकते हैं? गैमेट्स, और जेनेटिक वेरिएबिलिटी ला सकते हैं। और इस जेनेटिक वेरिएबिलिटी को लाना ही यू नो वेरी वेल क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये थी बातें स्टूडेंट्स रिगार्डिंग व्हाट द वेरी फर्स्ट क्लास ऑफ प्रोटिस्ट दैट इज कॉल्ड एज सिलिएट्स। और अब हम आज की दूसरी क्लास की बात कर रहे हैं। सेकेंड क्लास इज बेसिकली फोरामिनीफेरा। फोरामिनीफेरा, वैसे तो हमारी गुलूकारा भी है शाहिदा मिनी, है ना जी, तो उससे भी याद रख लेंगे फोरामिनीफेरा है। और जो दूसरा ग्रुप है स्टूडेंट्स मेरे पास, उसे हम लोग नाम देते हैं क्या? एक्टिनोपॉड्स। इन दो ग्रुप्स में एक चीज बहुत सिमिलर है
वो क्या है स्टूडेंट्स कि दोनों क्या कहलाते हैं, शेल्ड ऑर्गेनिजम्स, यानी कि ये वाला ग्रुप भी एक शेल बनाता है और ये वाला ग्रुप भी एक शेल ही बनाता है। तो मतलब ये हुआ, हम कहना ये चाह रहे हैं स्टूडेंट्स, आप वापस चलते हैं कॉलम नंबर 1 में, तो मैंने यहां पे लिखा था कि हम इसकी डेफिनेशन अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं। तो जितने भी हमारे फोरामिनिफर्स और एक्टिनोपॉड्स हैं, बाय डेफिनेशन दे हैव द एबिलिटी व्हाट टू मेक शेल्स। इसीलिए मैंने यहां लिखा कि चाहे वो फोरामिनिफेरा हो वो भी एक शेल बना रहा है, और चाहे वो एक्टिनोपॉड है वो भी एक शेल बना रहा है। सो इट इज देयर डिस्टिंग्विशिंग फीचर, ये उनकी एक सेपरेट सलाहियत है कि वो अपने गिर्द एक शेल बना सकते हैं, राइट। अब देखना ये है कि अगर दोनों शेल बना सकते हैं स्टूडेंट्स, तो फिर हमने इनको दो डिफरेंट ग्रुप में क्यों प्लेस किया है? तो आंसर ये है कि बेसिकली उनके शेल बनाने के लिए जो मटेरियल रिक्वायर्ड है वो डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल, जो मेरे पास फोरामिनिफेरा है वो बनाते हैं कैलकेरियस शेल्स, कैलकेरियस शेल्स। इसका मतलब है कि देयर शेल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम। वो कैल्शियम का बना हुआ है, वो कैल्शियम ऑक्साइड हो सकता है, वो कैल्शियम कोई और सॉल्ट हो सकता है, बट द चीफ इंग्रेडिएंट इज कैल्शियम। ऑन द अदर हैंड, ये जो मेरे पास एक्टिनोपॉड्स हैं ये ग्लासी शेल बनाते हैं, और आपको पता है कि ग्लास बनाने में जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन होती है वो सिलिका की होती है। तो हम इसे वर्ड यूज कर देंगे क्या, सिलिशियस शेल्स। सिलिशियस शेल्स मींस मेड अप ऑफ सिलिका और ग्लास। तो इस फीचर की वजह से हमने फोरामिनिफर्स को एक्टिनोपॉड से डिफरेंट कर दिया। अब मैं चाह रहा हूं कि मैं आप लोगों को एक टिप बताऊं ताकि आप इसको बात को भूले नहीं। तो एफसी कॉलेज को आप याद रखिएगा। तो फोरामिनिफेरा कैलकेरियस शेल बनाता है, एफसी से आपने याद रखना है कि ये फोरामिनिफेरा कैलकेरियस शेल बना रहा होता है, राइट। और किसी जमाने में एएस के बैट आया करते थे, याद होगा, क्रिकेट मैच अगर देखते हैं तो एएस के बैट से याद रख लें कि जो हमारी एक्टिनोपॉड्स है वो सिलिशियस शेल बनाती है, और एफसी कॉलेज से आप याद करें कि फोरामिनिफेरा बेसिकली कैलकेरियस शेल बनाती है, राइट। तो ये है डिस्टिंग्विशिंग फीचर बिटवीन दीज टू टाइप्स ऑफ द सेम व्हाट ग्रुप। अब हम चल रहे हैं कि अगर आप इन दोनों किस्म के शेल्स को देखें तो आपने क्या देखा। फॉर एग्जाम्पल, मैं आप लोगों के लिए एक ऑर्गेनिज्म ड्रॉ कर रहा हूं, समथिंग लाइक इट। ये मैंने एक ऑर्गेनिज्म ड्रॉ किया हुआ है, इसके ऊपर इस तरह के स्पाइरल्स बने होते हैं स्टूडेंट्स, और इन पर्टिकुलर स्पाइरल्स के अंदर यहाँ होल्स होते हैं, इस तरह के समझ लें। पहले छोटा होल है, जो हम मूव कर रहे हैं आउटर साइड की तरफ, तो इनके जो पोर्स का साइज है वो भी क्या है, बड़ा होता चला जा रहा है। सो वेरी क्लोज टू द इट्स ओरिजिन इट इज दे हैव गॉट स्मॉल पोर्स, and as we move away from the origin तो pore size increases। सवाल ये है कि इन ऑर्गेनिज्म ने आखिर पोरस शेल्स क्यों बनाए हैं, उसको हम लोगों ने यहां पे लिखा है एक टॉपिक के साथ कि व्हाट इज द लॉजिक ऑफ हैविंग पोर्स, राइट। तो आंसर ये है स्टूडेंट्स कि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एवोल्यूशनरी कोर्स में इन्होंने बड़ी लॉजिकल सी एक अप्रोच लड़ाई। उन्होंने ये बोला कि क्यों हम ऐसा घर बनाएं कि जिसके हम आर पार देख सकते हो, या जिससे हम किसी से शेक हैंड ना कर सकते हो, या कहीं से हम लेन देन ना कर सकते हो। जैसे कि पुराने जमाने में बहुत बड़े बड़े किले होते थे, उसके दरवाजे होते थे, दरवाजों से लोग आते जाते थे। इन्होंने भी यही वाला काम किया हुआ है। इन्होंने अपने बाहर एक फोर्ट्रेस तो बना लिया, एक दिफाई हिसार तो बना लिया, लेकिन उसमें होल्स छोड़ दिए, और इन होल्स में से क्या निकलते हैं स्टूडेंट्स, साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस। साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस, और ये जो साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस हैं दे आर स्टिकी इन नेचर, ये बिल्कुल स्टिकी हैं, प्लस दे कैन मेक अ नेटवर्क बाय देयर यूनियन, राइट। एक नेटवर्क बन गया साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस का। अब इस साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस की वजह से फायदा क्या हुआ कि दे कैन इंटेंगल अ प्रे इनटू दिस नेटवर्क, यानी कि वो एक शिकार को उसमें फंसा सकते हैं। प्रे का मतलब क्या स्टूडेंट, शिकार, अपने शिकार को फंसा सकते हैं और फिर आसानी से उसको अपनी बॉडी का पार्ट बना सकते हैं। दिस इज द ओनली लॉजिक ऑफ हैविंग द पोरस पोर्स, राइट स्टूडेंट्स। अब हम देखने वाले हैं आप लोगों की बुक में गिवन एक आखिरी पॉइंट रिगार्डिंग फोरामिनिफेरा एंड एक्टिनोपॉड्स।
पर्टिकुलरली इस वक्त मैं जिस रेफरेंस से डिस्कस कर रहा हूं वो स्टूडेंट्स ये वाली क्लास है, मींस कैलकेरियस शेल्स वाली क्लास है। हम इसी को डाउनलोड रखते हैं यहाँ पे और इसी को मैं रिलेट कर रहा हूं इसकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के साथ, राइट। अब जरा बात को आपने गौर से सुनना है। ये ऑर्गेनिज्म है, ये क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये भी मरते हैं। जब मरेंगे तो फिर क्या करेंगे, दे विल सिंक टू द बॉटम, ये बॉटम में चले जाएंगे और वो जगह जो पॉन्ड था वो इनकी जागीर बन जाएगी, अब्दी जागीर। वहां पे इनके जो कैलकेरियस शेल हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं किस में, चॉक में। और इन्होंने जब इनका दौर था, व्हेन दीज ऑर्गेनिज्म वाज डोमिनेंट इन द यू कैन से इकोसिस्टम, तो जाहिर है यू नो वेरी वेल जो चीज जितनी ज्यादा पैदा होती है उतनी ज्यादा डेथ का शिकार भी होती है। तो इन्होंने हमारी पास्ट हिस्ट्री में हमारे पॉन्ड्स की बेसिस पे बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या प्रोड्यूस किया, चॉक। तो ये इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है इन इकोसिस्टम कि दे हैव मेड ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ चॉक इन द टाइम ऑफ देयर डोमिनेशन, राइट स्टूडेंट्स। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एपिकॉम्प्लेक्सन, और एपिकॉम्प्लेक्सन की डिटेल के लिए हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंस लिसनिंग, एंड अगेन आई एम ऑलवेज ऑफ द व्यू कि आप हर बात को गौर से सुनेंगे, उसके पीछे जो एसोसिएटेड रीजन अटैच है तो आपको कोई भी बात भूलने की नहीं। और ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है कि बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको चीजें इकट्ठा करनी पड़ती है। नो, एवरीथिंग हैज गॉट अ लॉजिक। अगर आपके पास निगाहे बीना है तो आप हर चीज के लॉजिकल बेसिस जरूर देख सकते हैं। आई विश यू कि आप अल्लामा इकबाल की दुआ के मुताबिक निगाहे बीना पैदा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम हाजिर हैं चैप्टर नंबर 7 के लेक्चर नंबर 4 के साथ, और इस लेक्चर नंबर 4 में हम जो चीज़ पढ़ने वाले हैं, जिस क्लास को स्टडी करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड एज एपिकॉम्प्लेक्सन। यू कैन सी एट द बैक ऑफ माय यू कैन से बॉडी, यू कैन सी द वाइट बोर्ड, और इस वाइट बोर्ड में आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है कि हम लोग इस क्लास को एपिकॉम्प्लेक्सन बोलते हैं। और पुराने ज़माने में इस पर्टिकुलर क्लास को हम स्पोरोजोन्स के नाम से भी याद रखते थे, यानी कि एक ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है कि दैट हैज द एबिलिटी टू मेक स्पोर्स एट सम स्टेज ऑफ इट्स लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे मुंह से डायरेक्ट निकला भी इसीलिए है कि अगर आप लोग अपनी ही जिंदगी के बारे में सोचें तो आप लोग कभी शीरखार बच्चे होते हैं, फिर आपका लड़कपन स्टार्ट हो जाता है, मिसाल तो फिर आप लड़का या लड़की बन जाते हैं, फिर आप नौजवान लड़का या लड़की बन जाते हैं, फिर आप एक मर्द या औरत बन जाते हैं, फिर आप उधेड़पन की उम्र से गुजरते हैं, और फिर अगर आप और आगे बढ़ते हैं तो जाहिर है आप ज़ईफ या बढ़ापे की तरफ चले जाते हैं, और फिर आखिरकार आप मौत प्याला पी लेते हैं। तो ये सारी की सारी फेजेस हैं जो हमारी लाइफ के साथ एसोसिएटेड है, राइट। सेम इज द केस विद द लाइफ साइकिल ऑफ दिस क्लास दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, एपिकॉम्प्लेक्सन और स्पोरोजोन्स। तो स्पोरोजोन्स दे हैव द एबिलिटी टू मेक स्पोर्स एट सम स्टेज ऑफ देयर लाइफ साइकिल। आइए हम इन्हीं एपिकॉम्प्लेक्सन को थोड़ा डिटेल से अंडरस्टैंड करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले इसके वेरी फर्स्ट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको वो पढ़ाऊं जो आपकी बुक में लिखा हुआ है। तो आपकी बुक ने बात स्टार्ट ही ऐसे की है कि सबसे पहले उसने एपिकॉम्प्लेक्सन की न्यूट्रिशन से बात शुरू की। सो आई एम बाउंड टू ओबे द सेम पैटर्न। तो मैं यहाँ पे भी सबसे पहले क्या डिस्कस कर रहा हूँ, न्यूट्रिशन। तो स्टूडेंट्स, बात ये है कि ये जो मेरे पास क्लास है उसके सबसे यूनिक फीचर ये है कि दे आर पैरासाइट्स, राइट। अगर आपको लास्ट चैप्टर के लेक्चर्स याद है तो मैंने आप लोगों को बताया था कि पैरासाइट के 5 यूनिक कैरेक्टर्स होते हैं। नंबर 1 कि दे कांट मेक देयर ओन फूड, ये अपनी फूड खुद नहीं बना सकते, राइट। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि ऑब्टेन फूड फ्रॉम होस्ट, ये किसी होस्ट से फूड लेंगे। और आपको पता है कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो लिविंग होस्ट से फूड लेता है उसे हम लोग पैरासाइट बोलते हैं। उसके बाद मैंने आपसे डिस्कस किया था लास्ट टाइम भी, अगर ये सिर्फ मेरी बॉडी से फूड ले तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है
कि जब ये मेरी बॉडी में रह रहे होते हैं तो ये मेरी बॉडी के अगेंस्ट चीजें बनाते हैं जो मुझे बीमार कर देती है। तो फिर थर्ड पॉइंट क्या होगा स्टूडेंट्स, कि दे नॉर्मली कॉज डिजीजेस, ये डिजीजेस फैलाते हैं। और फिर आखिरी पॉइंट मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स, कि इफ अनट्रीटेड, अगर मैं इनको ट्रीट नहीं करूंगा तो दे मे कॉज डेथ, तो मुमकिन है इसकी वजह से मेरी मौत भी वाक़या हो सकती है। राइट, तो ये कुछ फीचर्स हैं जो कि जाहिर है इनके अंदर पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट पॉइंट की, कि पैरासाइट्स की हमारे पास दो टाइप्स होती हैं। पैरासाइट टाइप्स, उनमें से कुछ पैरासाइट ऐसे होते हैं जिन्हें हम लोग नाम देते हैं मोनोजेनेटिक पैरासाइट्स। मोनोजेनेटिक पैरासाइट यानी कि ये एक ऐसा पैरासाइट है जो सिर्फ एक होस्ट के अंदर ही अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेता है। इसे हम बोलते हैं मोनोजेनेटिक पैरासाइट। ऑन द अदर हैंड, बहुत से ऐसे पैरासाइट्स होते हैं कि जो अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए टू डिफरेंट स्पीशीज या टू डिफरेंट जीनस का सहारा लेते हैं। इस किस्म के पैरासाइट्स को हम लोग डाइजेनेटिक पैरासाइट का नाम देते हैं। डाइजेनेटिक पैरासाइट, राइट, कि ये वाला ऑर्गेनिज्म एटलीस्ट 2 ऑर्गेनिजम्स में अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करेगा। मीन टू से कि दे डिमांड एटलीस्ट 2 होस्ट्स, इन्हें 2 होस्ट्स चाहिए। राइट, यू नो कि इस पैरासाइट का, जिसे आप जब पढ़ने वाले हैं, उसका नाम क्या है स्टूडेंट्स, प्लाज्मोडियम। तो ये जो मोहतरम प्लाज्मोडियम साहब हैं, ये 2 ऑर्गेनिज्म में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। वन ऑफ देम इज कॉल्ड एज ह्यूमन, यानी कि हम हजरत इंसान की बात कर रहे हैं, और दूसरा जो इसके रास्ते में पैरासाइट आता है दैट इज कॉल्ड एज मॉस्किटो। राइट, तो एक ऐसा पैरासाइट जो 2 ऑर्गेनिज्म में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करे, उसे हम बोलते हैं व्हाट, डाइजेनेटिक पैरासाइट। सो रिमेंबर, प्लाज्मोडियम that is an apicomplexan, that is a sporozoan, it will demand at least 2 hosts to complete its life cycle, right? अब हम पढ़ने वाले नेक्स्ट पॉइंट, और वो नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास स्टूडेंट्स क्या है कि व्हाट इज द मोड ऑफ देयर लोकोमोशन। तो आंसर ये है कि इनके पास देयर इज नो ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन। नो ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन कोई नहीं है। अगर इनके पास ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन नहीं है तो फिर अगली बात समझेंगे, तो फिर ये मूव कैसे करते हैं। तो आंसर ये है कि बाय फ्लेक्सिंग देयर बॉडी, ये अपनी बॉडी को फ्लेक्स करते रहते हैं, राइट। और जब हम एक साइड को ज़्यादा फ्लेक्स करेंगे, दूसरी साइड को कम फ्लेक्स करेंगे तो बॉडी बेंड होगी। तो इसी की ऑल्टरनेट मूवमेंट से नॉर्मली ये मूव करते हैं इनटू द बॉडी ऑफ द होस्ट। या फिर आप लोगों को मेरा अगर प्रीवियस चैप्टर का लेक्चर याद हो तो आपको मैंने बताया था कि एक ऐसा बैक्टीरियम कि जिसके पास कोई ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन नहीं होता, वो होस्ट की बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किसका मोहताज है, जाहिर है उसी के ब्लड का, उसी के बॉडी फ्लूइड का मोहताज है, राइट। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये मूव करते हों बाय मींस ऑफ बॉडी फ्लूइड ऑफ द होस्ट, बॉडी फ्लूइड ऑफ द होस्ट, ऐसा भी पॉसिबल है, राइट स्टूडेंट्स। तो ये है बातें इसकी लोकोमोशन के बारे में। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं नंबर ऑफ होस्ट के बारे में कि अगर मेरे पास एक होस्ट हो तो वो मोनोजेनेटिक, और अगर 2 होस्ट रिक्वायर्ड हो तो उसे डाइजेनेटिक पैरासाइट का नाम देते हैं। अब हम जिस एपिकॉम्प्लेक्सन की बात करने वाले हैं, जिस स्पोरोजोन की बात करने वाले हैं, जाहिर है मैं डिस्कस कर चुका हूं कि उसे हम बोलते हैं व्हाट, प्लाज्मोडियम। एंड प्लाज्मोडियम इज बेसिकली पैथोजेन ऑफ अ वेरी फेमस डिसऑर्डर दैट इज कॉल्ड एज मलेरिया। कहा जाता है
कि दूसरी जंग अजीम में इंसान दो चीजों से लड़ रहा था, या इंसानियत दो चीजों से बरसरे पैकार थी। उनमें से एक था गोला बारूद, राइट। इंसान दूसरे इंसान को गोला बारूद से मार रहा था, और दूसरी जिस चीज से इंसान लड़ रहा था दैट वाज मलेरिया। मोरख लिखते हैं, तारीख लिखती है कि शायद उतने इंसान गोला बारूद से ना मरे हों जितने इंसान इस मुजीब मर्ज से मरे थे जिसका नाम था मलेरिया, राइट। उस पर्टिकुलर पैरासाइट का नाम क्या था स्टूडेंट्स? प्लाज्मोडियम, राइट। अब इस प्लाज्मोडियम के हम लाइफ साइकिल को स्टडी करेंगे। सो लेट्स मूव टू द एनिमेशन। यस माय स्टूडेंट्स, यू नो कि ये हमारे पास एक ह्यूमन बॉडी है, और लुक एट दिस कि ये हमारे पास एक ऐसा मॉस्किटो है दैट इज इन्फेक्टेड। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि हर मॉस्किटो के काटने से मलेरिया नहीं होगा, राइट। हमेशा उस पर्टिकुलर मॉस्किटो के काटने से आप लोगों को मलेरिया होगा जिसके अंदर डेफिनेटली क्या प्रेजेंट होंगे? प्लाज्मोडियम। आप देख रहे हैं कि ये जो हमारे पास एनोफ्लीज मॉस्किटो है, इट इज बेसिकली फीमेल। आपने ये वाली बात भी याद रखनी है स्टूडेंट्स, एक नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को आ सकता है कि ये जो एनोफ्लीज मॉस्किटो है इसका मेल फ्रूगीवोर होता है, यानी कि ये प्लांट के सेल सैप में से फूड लेता है। लेकिन जो इसी पर्टिकुलर जीनस की स्पीशीज की फीमेल है, ये बेसिकली सक करती है ह्यूमन ब्लड। इट इज अ काइंड ऑफ ड्रैकुला, राइट। तो जो ड्रैकुला किस्म की हमारी एनोफ्लीज फीमेल है, इसकी मैं बात कर रहा हूं कि नाउ यू मे से इट कि अब ये इंजेक्ट कर रही है इस ह्यूमन बीइंग की बॉडी में एक खास स्टेज, किस चीज की? प्लाज्मोडियम की। उसका नाम क्या होता है स्टूडेंट? स्पोरोजोइट। अगर आप इस पर्टिकुलर स्पोरोजोइट को जरा मैग्नीफाइड देखें तो यू मे सी कि ये हमें किसी, जैसे अलिफ के ऊपर हम मद आ डालते हैं, मद आ, ये उसी मद की तरह से है, और ये नजर आ रहा है आप लोगों को कि सेंटर में एक प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इट मींस इट इज अ यूकैरियोट। नाउ दिस पर्टिकुलर प्लाज्मोडियम जो मद शेप का मैंने बोला था, लुक एट दिस, इट इज जॉइनिंग द ब्लड, और ब्लड में जाने के बाद ये राइट इसका जो टारगेट है वो क्या है? लिवर। सो दीज पर्टिकुलर प्लाज्मोडियम्स दे आर एक्सेसिंग व्हाट? द लिवर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। यानी कि आपने ये भी गौर से देखा कि ये लिवर हमारे राइट साइड पे प्रेजेंट होता है, राइट। आपके लेफ्ट साइड पे स्टमक प्रेजेंट है, तो आपके राइट साइड पे लिवर प्रेजेंट है, तो ये लिवर उसका टारगेट है, लिवर में जाके बैठ गए। अब लिवर में जाने के बाद दे आर डूइंग नथिंग अदर देन व्हाट? एक्लेमेटाइजेशन। ये अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं इनटू द न्यू सराउंडिंग, न्यू एनवायरनमेंट। वंस दे एक्लेमेटाइज देमसेल्फ, उन्होंने अपने आप को एडजस्ट कर लिया, अडेप्ट करके मुताबिक, सो नाउ दे आर पुटिंग देमसेल्फ इनटू व्हाट? इनॉर्मस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और उस एनॉर्मस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिजल्ट में हजारों के तादाद में क्या प्रोड्यूस हो गए स्टूडेंट्स? जाहिर है, और स्पोरोजोइट्स। अब ये जो स्पोरोजोइट्स यहां से निकलेंगे ये और लिवर सेल को अफेक्ट करेंगे, राइट। और लिवर सेल्स जब बर्स्ट होंगे तो उनके रिलीज होने से प्रोड्यूस होगी स्पोरोजोइट की नेक्स्ट स्टेज। रिमेंबर इट्स नेम इज मीरोजोइट। मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि जो पहली स्टेज थी वो स्पोरोजोइट थी, और स्पोरोजोइट लिवर को अफेक्ट कर रहा था। लिवर ने जो सेल्स हमें प्रोड्यूसर के दिए उनका नाम क्या था? मीरोजोइट्स। और ये जो मीरोजोइट्स हैं दे आर बेसिकली एनिमीज ऑफ द ब्लड। ये तो ब्लड सेल्स के एनिमीज हैं। एंड नाउ यू सी कि दीज पर्टिकुलर मीरोजोइट्स दे आर बेसिकली इन्वेडिंग आरबीसीज। ये आरबीसीज में घुस रहे हैं। आरबीसीज में घुसने के बाद ये पर्टिकुलर मीरोजोइट्स दे अगेन बिगिन टू रेप्लिकेट एट एक्सपोनेंशियल रेट। बहुत तेजी से अपने आप को रेप्लिकेट कर रहे हैं, और एक टाइम ऐसा आएगा कि जब ये वाले मीरोजोइट आरबीसीज के अंदर फुल टाइम भर जाएंगे और हमारे आरबीसीज फट जाएंगे। ये जो आरबीसीज हमारे फट रही हैं, इट इज द टाइम व्हेन योर पेशेंट विल फील द वेरी मार्क्ड सिम्टम ऑफ मलेरिया। आपको जो सबसे ज्यादा डिस्टिंग्विशिंग फीचर नजर आता है मलेरिया के अंदर वो क्या होता है? सर्दी। यानी कि बुक में लिखा है कि इवन अ पाइल ऑफ ब्लैंकेट कैन नॉट प्रिवेंट हिम और हर फ्रॉम द चिल। अ वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेम्बलिंग एंड शिवरिंग होगी। हमने उसके ऊपर रजाइयों का पहाड़ डाल दिया, उसके ऊपर पाइल डाल दिया, ढेर लगा दिया, लेकिन स्टिल उसकी सर्दी नहीं खत्म हो रही। सर्दी उसको लग नहीं रही
बेसिकली इस आरबीसी के बर्स्ट होने से उसकी बॉडी में से बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी लॉस होता है, और जब एनर्जी लॉस होगा स्टूडेंट्स तो जाहिर है वहां पे डेफिशिएंसी ऑफ एनर्जी विल कॉज शिवरिंग। तो ये वो स्टेज है जहां पे आप लोगों का पेशेंट शिवरिंग फील कर रहा होता है, राइट स्टूडेंट्स। फिर जब ये फटेंगे तो क्या ये चैन से बैठेंगे, तो आंसर इज नो। इस वाले टाइम के बाद आप लोगों के ब्लड में इनके प्रोड्यूस टॉक्सिन्स मीन जहर की क्वांटिटी बहुत बड़ी हुई नजर आएगी। ये वो टाइम है जब आप लोगों का पेशेंट शो करता है थर्मोमीटर में एक हाई ग्रेड फीवर की वैल्यू 104, 105। ये वो टॉक्सिन्स हैं जो इनके रिलीज होने की वजह से ब्लड में फैले, राइट। तो सर्दी कब लगी? जब आरबीसी फटे। और उसका फीवर बहुत ज्यादा हाई कब हुआ, उसको वॉमिट्स कब आना शुरू हुई? जब वो वाले टॉक्सिन्स, राइट, हीमोटॉक्सिन्स, ब्लड के टॉक्सिन्स उसमें फैले, तो उस पर्सन का ब्लड जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा हाई हो गया। अ टाइम विल कम कि जब ये टॉक्सिन्स डाइल्यूट हो जाएंगे, डाइल्यूट होने के बाद पेशेंट विल फील कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। रीजन इज कि लुक एट दिस कि ये वाले मीरोजॉइड्स दूसरे आरबीसीज को पकड़ के बैठ गए हैं, राइट। तो वो वाला हाल जो पहले वाले आरबीसीज का हुआ था वही इन बाकी आरबीसीज का भी होगा। तो फिर ये वाला पेशेंट सेम उसी फेज से गुजरेगा, इससे फिर वैसे ही चिल होगी, और टेम्परेचर नोट करें तो टेम्परेचर आफ्टर सर्टेन टाइम बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, नॉजिया होगा, वॉमिटिंग होगा, हेडेक होगा, ब्ला ब्ला ब्ला, राइट स्टूडेंट्स। अब ये वाला जो डिसऑर्डर है ये होगा पीरियोडिक, बिकॉज के हर एक मलेरियल प्लाज्मोडियम की जो स्पीशीज है वो डिफरेंट है, उसका अपना एक लाइफ साइकिल है। हर एक जो प्लाज्मोडियम की स्पीशीज है वो अपने स्पेसिफिक टाइम के ऊपर ही क्या करेगी, हमारे आरबीसीज को बर्स्ट करेगी, उन्हें फाड़ेगी, तो उस टाइम पे वो दोबारा सिलसिला रिपीट होगा। कभी मत समझें कि अगर आप लोगों को वॉमिट आ गई, आप लोगों का बुखार खत्म हो गया या आप लोगों को सर्दी नहीं लग रही तो आप ठीक हो गए, नेवर, राइट। यू हैव टू टेक अनदर मेडिसिन। याद है लास्ट टाइम मैंने आपको एंटी अमीबिक मेडिसिन का नाम बताया था, याद रखिएगा। इस वाले केस में भी कोई एंटीबायोटिक आपका सहारा नहीं देगी, बिकॉज यू नो वेरी वेल कि जो एंटीबायोटिक्स होती है तो अगेंस्ट बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया का अपना एक एंजाइम सिस्टम है, और ये तो एक यूकैरियोट है प्लाज्मोडियम, तो इसके लिए आप लोगों को प्रॉपर एंटी प्लाज्मोडिक मेडिसिन देनी पड़ेगी, जिन्हें हम लोग एंटी मलेरियल ड्रग्स भी बोलते हैं, आपको वो देनी पड़ेगी, राइट। ये मेडिसिन आप उससे देंगे तो ये वाली मेडिसिन जाके इस प्लाज्मोडियम को किल करेंगी और इस पेशेंट की जान छूटेगी, राइट स्टूडेंट्स। और आखिरी बात, इन्हीं मीरोजॉइड्स में से कुछ सेल्स डिफरेंशिएट होंगे, मतलब ये कि वो दूसरे सेल्स को इन्फेक्ट करने का काम छोड़ देंगे और वो एक और काम शुरू करेंगे कि दे विल ट्राई टू मेक द सेल्स, दोज आर कॉल्ड एज गैमेटोसाइट्स। रिमेंबर स्टूडेंट्स, पॉइंट टू बी नोटेड कि वो गैमेटोसाइट्स हैं, गैमेट्स बनाने वाले सेल्स हैं, गैमेट्स नहीं हैं। अब क्या होगा, एक और मॉस्किटो, लुक एट दिस, अब ये एक और मॉस्किटो आई है और ये इस इन्फेक्टेड पर्सन के ऊपर फीड कर रही। लुक एट दिस, क्या हुआ कि अब ये गैमेटोसाइट्स इस मॉस्किटो की बॉडी में चले गए हैं। एक और बात पते की कर रहा हूं, वो जगह कि जहां पे एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है बेसिकली वही उसका घर होता है। अब जरा गौर से देखिए, अब ये गैमेटोसाइट्स क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, एंड दे आर मेकिंग द स्पर्म्स एंड एग्स। अब ये स्पर्म और एग कहां बने, मॉस्किटो की बॉडी में। ये देखिए, ये मॉस्किटो की बॉडी में ही फ्यूज होकर जाइगोट बना रहे हैं, तो रिप्रोडक्शन कहां हुई, मॉस्किटो की बॉडी में। तो मॉस्किटो ही बेसिकली प्लाज्मोडियम का प्राइमरी होस्ट है। यू गॉट द पॉइंट, ह्यूमन बीइंग क्या है, सेकेंडरी होस्ट है। वहां तो सिर्फ सेक्सुअल फेज गुजरी थी, यहां पे उसकी प्रॉपर सेक्सुअल फेज गुजर रही है। और अब ये देखेंगे एम्बेड हो गया है किसके अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर, और इंटेस्टाइन में एम्बेड होने के बाद नाउ इट इज पासिंग टू अदर रिप्रोडक्टिव स्टेजेस। और यहां से अब देखें कि इनका नंबर फिर दोबारा बढ़ा, और जरा गौर से देखिए क्या बन गया, दोबारा स्पोरोजोइट्स। अब ये स्पोरोजोइट इस मॉस्किटो के हीमोडायनामिक फ्लूइड में से गुजरता हुआ, राइट, उसके ब्लड में से गुजरता हुआ अल्टीमेटली दोबारा कहां घुस गया, गौर से देखें, यस, उसके स्लाइवरी ग्लैंड में। अब ये वाला मॉस्किटो क्या हो गया है, इन्फेक्टेड मॉस्किटो। अब ये वाला मॉस्किटो जब भी किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंजेक्शन जब इस सलाइवा उसको लगा रहा होगा तो जाहिर है ये वाले प्लाज्मोडियम स्पोरोजोइट्स उस हेल्दी पर्सन की बॉडी में ट्रांसफर हो जाएंगे, और इस हेल्दी पर्सन को भी वही कुछ सामना करना पड़ेगा जो हमारे इस बेचारे डबी या विक्टिम के साथ हुआ है। ये वो ह्यूमन एनिमी है जिसने हमारी बॉडी में और मॉस्किटो की बॉडी में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट किया,
तो ये कहलाएगा एक डाइजेनिक हॉर्स। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ।